हेलो दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर शिवराज। हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में उस दिन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि उस दिन हम लोग पढ़े थे बेसिक पार्ट्स। आज भी पढ़ेंगे बेसिक पार्ट्स, बस उस दिन पढ़े थे रिएक्शन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होता है और उसके जो केमिकल यानी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी जो 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम लोग उस दिन पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। उस दिन भी पढ़े थे केमिकल इक्वेशन के बारे में, आज वेल डिफाइंड पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन अच्छे से, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, कितने तरह के होते हैं और केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उस दिन आपको हम पढ़ाए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूलाज टू शो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसमें फार्मूलाज यानी कि सिंबॉलिक टाइप को रिप्रेजेंट करना होता है, दोनों साइड की सॉल्व करना है। यानी कि हमको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल टाइप का केमिकल रिएक्शन सॉल्व करना है, जिसके लिए मेरे को सिंबॉलिक टाइप होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और यही होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि जिंक है तो Zn हो गया, ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया तो H2SO4 हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ZnSO4 हो गया, हाइड्रोजन। ये सब क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स के। ठीक है, यानी कंपाउंड हो गया, एलिमेंट्स हो, ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बैलेंस इक्वेशन, एक होते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। यानी कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। जो एलिमेंट्स और जो उसके एटम्स है वो क्या होने चाहिए, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम से होना चाहिए। ठीक है, और अनबैलेंस में क्या होता है, यानी कि रिएक्टेंट में कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और, ये अनबैलेंस्ड यानी कि बैलेंस नहीं है दोनों तरफ। यानी कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। यानी कि रिएक्टेंट में अगर H2 है तो प्रोडक्ट में भी H2 होना चाहिए। ये नहीं कि रिएक्टेंट में H2 है और उधर जाके H बन गया, नहीं। अब इधर H2 है उधर जाके H2 प्लस O2 नहीं टूटा, H2 प्लस O टूट गया, ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, H2 इधर है तो H2 उधर भी होना चाहिए। ठीक है, इसी को बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन उसको कहते हैं जो रिएक्टेंट में बैलेंस तो है बट प्रोडक्ट में बैलेंस नहीं होता, इसको अनबैलेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम न्यूमेरिकल, यानी क्या है, एक फेरिक ऑक्साइड है और एक कार्बन है, जिसको रिएक्ट करवाने के बाद क्या हो रहा है, आयरन बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो दोनों साइड बैलेंस है ना। ये 4 हो गया, ये 2 ठीक है। अब मान के चलिए पहले ये 2 नहीं था, ये 4 नहीं था, ठीक है, ये 3 नहीं था, ये 3 नहीं था, तब क्या था, ये अनबैलेंस था। अब इसको हम बैलेंस कैसे कर दिए, ये 2 है इधर भी 2 लगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये C है, इधर O3 है बट इधर O2 है। ठीक है, तो O2 है तो इसको हम क्या करेंगे, यहां अगर 3 हम लगा दे तो ये 3 2 6 हो जाएगा, यानी O कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी यहां 2 लग जाएगा तो 3 2 6 ये भी हो जाएगा। और यहां पर क्या हो गया, ये 2 2 जब 4 हो गया तो ये 2 मिटा के क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, हो गया सॉल्व। अब ये क्या है, यहां 3 है, यहां भी 3 लगा देंगे, बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, अनबैलेंस में कैसे हो गया, अब H2 है प्लस O2 है, H2 है O2 है, अब इधर जाने के बाद H2 हो गया, O एक ही रह गया, तो ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन। इसको भी चाहेंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट एक एग्जांपल समझा रहे हैं कि अनबैलेंस कैसा होता है, बैलेंस कैसा होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये याद रखिएगा कि मास को कभी ना बनाया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, हमारे हाथों में नहीं है। ठीक है, इट कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, मास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास दोनों तरफ बराबर होता है। ठीक है, मास रिएक्शन में भी वही होगा, प्रोडक्ट में भी वही होगा, यानी जाने के बाद चेंज नहीं होगा, मींस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस चीज को डिनोट करने के लिए, यानी कि रिएक्शन में होने के बाद प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि सेटिस्फाई करे हमारा कि हाँ क्यों मास चेंज नहीं होता, तो मास नहीं चेंज हो सकता, ये क्रिएट नहीं होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है। इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन बना कि मास को डिफाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू, सॉल्व लिख लीजिए।